नमस्कार, स्टोरी विथ रणजीत में आपका स्वागत है। चर्चित साहित्यकार रामवृक्ष बेनीपुरी की महत्वपूर्ण रचना पतितों के देश में का यह छठा भाग है, संसार की नजर। एक बार जरूर सुनिए। इस संसार की नजर हम पर पड़ी या शायद संसार की नजरों को हमने ही अपनी ओर खींचा। पहले कुछ दिनों तक कानाफूसी रही, फिर जहां तहां आवाजें कसी जाने लगी। हम भी अब इन हलचलों से नावाकिफ नहीं रहे। हमने देखा कि कुछ लोग दिन रात हमारी हर हरकत को गौर से देखने में ही अपने अमूल्य समय का सदुपयोग कर रहे हैं। औरतों में एक खास हलचल थी। हमारे देश की स्त्रियां, इनका काम ही क्या है? दिन भर घर में बैठे बैठे आटा गीला करना या हर लड़की या लड़के के चरित्र की नुक्ताचीनी करना। जरा कहीं किसी बात पर चर्चा हुई कि भनक मिलते ही ये लोग कुछ ही क्षण में घर घर की नई वधुएं तक उस समाचार से पूर्ण अवगत हो गई। बूढ़ी स्त्रियां ग्राम गजट का काम करती हैं, लड़कियां उनके लिए खास संवाददाता होती है। इस न्यूज एजेंसी से किसी समाचार का छिपा रहना असंभव है। मैंने पियरिया से इसकी चर्चा की। मेरी बातें सुनकर गंभीर या चिंतित होने के स्थान पर वह हंस पड़ी। बोली, तो आप क्या चाहते हैं? हम लोग उनकी आंखों में उंगली घुसेर कर यह सब किया करें? और वे बेचारे कहने सुनने से भी कहे। मैंने कहा, हंसी में मत उड़ाओ, कहीं यह उग्र रूप न धारण करे, बड़ी मुश्किल होगी। और सच बात तो यह है कि मुझे कुछ डर सा लगने लगा था। अपने लिए नहीं, पियरिया के लिए। हमारा आपका समाज पुरुषों के लिए काफी उदार है। आप 7 घाट नापे हैं, माफ किया जा सकता है, किंतु औरतों का पैर जहां जरा सा नीचा हुआ कि उसकी जिंदगी खराब। प्रेमो उन्माद में, पहले झोंके में मैंने इस पर इतना ख्याल नहीं किया था, किंतु इधर अब गौर करने से अपने को बचा नहीं सकता था। किंतु मेरा गौर करना सब व्यर्थ था। मैं जिसके लिए चिंतित था, डरता था, वह तो निश्चिंतता और निडरता की मूर्ति बनी बैठी थी। हां, ठीक मूर्ति की तरह। सब तरह की मानसिक झंझटों से परे मेरी उपयुक्त बातें सुनकर वह कह उठती, मुश्किल होगी। क्या मुश्किल होगी मनोहर भैया? तुम भी बात को बतंगर बनाते हो। और इतना कह वह दूसरा प्रसंग छेड़कर मुझे बहलाने लगती। एक दिन शाम को मैं कुछ मुंह अंधारी हो जाने पर घर की ओर जा रहा था। बगल में डंडा था, हाथ में सुरती। मौज में एक बिरहा टेढ़े हुआ था। उसी तालाब वाली सड़क से जा रहा था। सड़क के पश्चिम खेतों में मकई आदि फसल उपजी हुई थी। पूरब के बगीचों में आम का पहला ज्वर खत्म हो चला था। दूसरा दौर था, यानी बंबई, किशुनभोग, दलिमा आदि झड़ से रहे थे, किंतु मालदा, सिपिया, हैदरबख्श आदि का जमाना तुरंत शुरू हुआ था। अतः वहां के चहल पहल में कमी नहीं थी। मैं यूं गाते हुए जा रहा था कि पश्चिम की ओर से मचान से, मनोहर भैया, यह आवाज आई। मैं पहचान गया कि किसकी बोली है। वह मोहन था। ठहरिए, मैं आता हूं, एक काम है, उसने फिर कहा। ठहरा हूं कहकर मैं वहीं खड़ा हो गया। 2-3 मिनट में ही वह मेरे निकट था। निकट आकर पहले उसने इधर उधर देखा, फिर संजीदा सा होकर बोला, भैया, आपसे बहुत बातें करनी है। मैं मौका ही ढूंढ रहा था। अच्छे आए। उसकी आज की बात में वह चुलबुलाहट नहीं थी जिसके लिए वह प्रसिद्ध था। मैंने भांप लिया कि निश्चय ही वह कोई गंभीर बात सुनाएगा। एकांत में मुझे घसीट कर ले गया और अपना पोथा सुनाना प्रारंभ किया। किस प्रकार पियरिया को लेकर गांव में एक हलचल फैली है, किस तरह गांव का हर बच्चा हमें संदेह की दृष्टि से देखता है, आदि आदि बातों का वर्णन कर इस प्रसंग की खास बात पर उतरा। किस प्रकार अमुक इस बात की चर्चा कर रहा था, किस तरह अमुक ने उस दिन पियरिया के बाप से इसकी चर्चा की थी, किस तरह पियरिया का वह चचेरा भाई जो खुद ही पियरिया पर मरता है, अब उसके बाप को उभार कर कोई कांड करने पर तुला है, आदि बातें उसने ब्यौरेवार सुनाई। यही नहीं,
किस प्रकार पियरिया ने उसकी मां द्वारा कहलवाया कि मुझसे बातचीत न करे। यही नहीं, संभवतः वह कल से अब खेतों पर भी नहीं आ सकेगी। यह सब कहकर अंत में कहा, मनोहर भैया, आप इस परपंच से अपने को हटाइए। एक तो आपकी शिकायत होती है जो मुझसे सुनी नहीं जाती, दूसरे कुछ आपके दोस्त हैं जो इस मौके से लाभ उठाकर आपको नेस्त नाबूद करने पर तुले हैं। आपके कुछ ऐसे दोस्त हैं जो अखाड़े में आपसे पटकाते हैं, किंतु इस हार को वे अपने हृदय में पोसे हुए हैं और उसका बदला इस कांड के द्वारा चुकाना चाहते हैं। यूं ही बहुत से लोग हैं जिनसे गांव में रहने के कारण कभी न कभी सख्त सुस्त हो ही जाती है। वे लोग भी मौका ढूंढ रहे हैं। यही नहीं, पियरिया पर भी बहुत से लोग नजर लगाए हुए हैं और इनमें अधिकांश आपके दोस्त हैं। वे लोग यह देखकर कि आप पर मरती है और उन्हें अंगूठा दिखाती है, जल भून रहे हैं और अपनी जलन निकालने के लिए जो कुछ भी संभव हो करने को तैयार है। आप सीधे हैं। जिस प्रकार आपका शरीर सुडौल है, उसी प्रकार आपका हृदय भी। दुनिया के हृदय की पेचीदगी का, कुटिलता का आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। कहते कहते आखिर मोहन ने मेरे पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाकर बोला, मनोहर भैया, मनोहर भैया, मैं आपके पैर पड़ता हूं। भैया, इस परपंच से आप अपने को हटाइए। पियरिया आपको चाहती है, मानता हूं। पियरिया आप पर मरती है, जानता हूं, किंतु पियरिया का प्रेम यदि सच्चा है तो उसके लिए भी यह वांछनीय है कि आप सकुशल रहे, आपका बाल भी बांका न हो। किंतु मैं सच कहता हूं, यदि आपने मेरी विनती पर विचार नहीं किया तो 2-4 दिन में कोई कांड होने वाला है। कुछ लोग इस कांड को करने पर तुले हुए हैं। अब इसको रोक सकते हैं तो आप ही। भैया, आपको मेरी कसम, आपकी पियरिया की कसम, कम से कम 10 दिनों के लिए आप उसके साथ का बोलना चालना बंद कर दीजिए। आंधी टल जाने दीजिए, फिर देखा जाएगा। भैया, भैया, मैंने शाम के उस झुटपुटे में भी अनुभव किया कि उसकी आंखों में आंसू छलछला आए हैं। गला तो रूंध रहा ही था। मैं बड़े पेशोपेश में पड़ा। वह जोर से मेरे पैरों को पकड़े था। उसके शुद्ध अंतःकरण के इन मार्मिक उद्गारों का मैं तिरस्कार नहीं कर सकता था। अपने बचाव की ओर मेरा ध्यान नहीं था। बचपन से ही मैं अपनी ओर से उदासीन रहता आया हूं। अपने जीने मरने के प्रश्न पर गौर करने का अभ्यास ही मुझ में नहीं है, किंतु एक विशुद्ध हृदय से निकली विशुद्ध भावना से ओतप्रोत इस कातर प्रार्थना को मैं नहीं ठुकरा सका। दिल को बड़े जोर से दबाकर मैंने कहा, हां। जरा इस बात को हल्की बनाने के लिए मैंने हंसते हुए कहा, अच्छा, मैं सोचूंगा। मोहन, इतना खिन्न क्यों होते हो? मैं तुमसे अलग थोड़े ही हूं। जो कहोगे करूंगा। और उसके हाथों को अपने पैरों से छुड़ाकर उसको पकड़े हुए खड़ा हो गया और उससे छाती से लगा लिया। फिर उसी के साथ इधर उधर की गप उड़ाता पोखरे पर आया। वहां हाथ मुंह धो जरा स्वस्थता अनुभव करते हुए घर पहुंचा। रात में खा पीकर जब सोने गया तब मां ने भी बड़ी ही दबी जबान से इसकी चर्चा छेड़ दी। इधर मां मुझसे कुछ कम बोलती। मैं इस चुप्पी का कारण जानता था। यथार्थ बात तो यह कि वह बहुत दिनों से कहना चाहती थी, किंतु संकोच उनकी जबान पकड़े था। अतः साधारण बातचीत भी बंद थी। आज जैसे बांध टूट गया। वह बोली, यह क्या सुनती हो मुन्नू? क्या सुनती हो? सुना है पियरिया के बाबूजी आज किसी से कह रहे थे कि मैं बिना जेल खटवाए नहीं छोड़ूंगा। मेरा मुन्नू, तू तो ऐसा नहीं था। यह कैसी फसाद खड़ी कर ली तूने? मैंने हंसकर कहा, फसाद कैसी मैया? जेल चोर जाते हैं, डाकू जाते हैं, मैं क्यों जेल खटूंगा मैया? हंसी में मत उड़ा मुन्नू। दैया कह रही थी
तू सचमुच फंस गया है बेटा। मुझ अनाथिनी को अनाथ मत बना। तेरा ही मुंह देखकर मैंने अपनी भरी जवानी काट डाली। अब बुढ़ापे में तू मुझे रुला रुला कर मारना चाहता है। घर में अंडी के तेल का दिया जल रहा था। उसके स्वच्छ प्रकाश में मैंने देखा उनकी आंखें मोती उलग रही है, उगल रही है। मैं सन्न हो गया। मैं क्या बोलता, वही बोलती रही। पियरिया पियरिया। मैं तो उसे देवी समझती थी, वह डायन है। यह मैं क्या जानती थी? क्या मेरे बेटे की सेवा उसने इसलिए की थी? मैं अकेली अपने मुन्नू को अच्छा कर लेती। यदि उसका यह डायनपन जानती तो उस कलमुही को अपने आंगन में घुसने भी न देती। बाप रे, अब मुझसे रहा नहीं गया। मैं बीच में ही बोल उठा, मैया तू क्या फिजूल बक रही हो? लोगों ने अंट संट कह डाला है तुझसे। चुप रह, लोगों को बकने दे। यह अंट संट है तो दैया झूठी है। उसका चचेरा भाई जो आज मुझे सुनाकर कह रहा था साले का सिर तोड़ दूंगा, यह भी झूठा है। तू मुझे ठगना चाहता है मुन्नू। मैंने तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं की थी। तू मुझे ठगना चाहता है। मां कुछ उत्तेजित हो चली थी। इसी उत्तेजना में उनकी आंखों की मोती माला भी सघन हो रही थी। उनके गाल भीग गए थे। अचल तर हो रहा था। मेरी काटो तो खून नहीं वाली हालत थी। मैं क्या कहूं, कैसे उन्हें समझाऊं, कुछ समझ में नहीं आता। सिर भारी हो रहा था। तब जैसे ही मेरा बोझ हल्का करने के लिए ही वह स्वयं बोल उठी, अच्छा जो हुआ सो हुआ। आज तुझे मेरी देह छूकर शपथ खानी पड़ेगी। शपथ खानी होगी कि तू अब पियरिया से न बोलेगा, न उसकी परछाई छुएगा। ले मेरा हाथ, शपथ खाता है या नहीं? मैं तो विचित्र पेशोपेश में पड़ गया। हाँ ना के द्वंद के लिए भी गुंजाइश नहीं छोड़ी गई थी। मां रो रही थी। उनकी आंखों में अजरस अश्रुधारा जारी थी। इन आंसुओं की बाढ़ में मुझे दुनिया भूल गई। आगा पीछा बिना सोचे ही मैंने उनके अनुरोध को मान लिया। अब से मैं पियरिया से नहीं बोलूंगा, उसकी छाया भी नहीं छूऊंगा। मेरा यह आश्वासन पा मां सो गई, किंतु अब मैं अगले वीडियो में 7वां भाग आंखों में नींद कहां सुनाऊंगा।